एक और ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर आप देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से तो सुस्ती बनी हुई है, बट हमारे बाजार सुस्ती का हम पर भी आएगा इम्पैक्ट। मिडवीक सेशन है, थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाते हैं, करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। और बिल्कुल अब एक्शन यहां से किस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, खासतौर से हमारे मार्केट्स पे रहेगा फोकस। लेकिन दीप मॉर्निंग कोई क्यूज है नहीं लेकिन इन सब के बीच में मुझे जो पॉजिटिव बात ये दिख रही है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि बिल्कुल ठंडे ग्लोबल क्यूज है, हमारे मार्केट्स अपने दम पर, अपनी रफ्तार पर चलते चले जा रहे हैं। इसे कैसे देखा जाए, और ऑफ कोर्स आज की बड़ी बात है। बिल्कुल, तो बहुत सारे एक्शन हमारे बाजारों में है। ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट ग्लोबली अगर टॉकिंग पॉइंट्स नहीं निकल रहे तो हमारे बाजार तो बहुत कुछ है बात करने के लिए दिखाई रहे हैं। बिल्कुल, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर हो रहा है। तो आइए एक बार पहले आज के जो ट्रिगर्स है वो देख लेते हैं और फिर बाजार की भी करेंगे बातचीत। 200 अंक सुधर कर डाउ बंद हुआ, एकदम सपाट, कुछ एक्शन वहां पर नहीं है। आज सुबह भी अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ करने के मूड में दिख नहीं रहे हैं। नैस्डैक में आपने गिरावट देखी, स्पेशली आईटी स्टॉक्स थोड़े कल कमजोर रहे। जोमैटो, इस पर रहेगा फोकस। एक बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। अलीबाबा 3.5% हिस्सा आज बेचने वाला है। आईपीओ मार्केट में भी जबरदस्त एक्शन है। आज एक और आईपीओ खुल रही है, यूनिपार्ट्स इंडिया, इस पर आप करें फोकस। और बाजार के साथ साथ इकोनॉमी पर भी रहेगा फोकस, क्योंकि आज आने वाले हैं Q2 जीडीपी के आंकड़े, और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि अनुमान बहुत वेरिड है। लोएस्ट अनुमान 5.8% है, हाईएस्ट अनुमान 7% है। आरबीआई 6.3% एक्सपेक्ट कर रहा है। देखते हैं कहां पर आएंगे ये आंकड़े, बट ऑफ कोर्स ये भी एक फैक्टर रहेगा जिस पर बाजार की बनी रहेगी नजर। ओके, तो दीप, ये तो वो फैक्टर्स हैं जिन पर हम फोकस करके चलने वाले हैं। लेकिन क्यूज अभी तक यूएस को देखें, यूरोप को देखें, मिल कैसे रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। कल जिस प्रकार के इकोनॉमिक डेटा निकल कर आए हैं मेजर मार्केट से, मेजर इकोनॉमीज से, वो किसी एक दिशा में पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, और थोड़ा कंफ्यूजिंग क्यूज इस समय आपको दिख रहे हैं। मार्केट्स भी हम देख रहे हैं कि एक बढ़िया रिबाउंड के बाद, बहुत ही बढ़िया रिबाउंड के बाद आपने देखा एक रेंज में आ चुके हैं ग्लोबल मार्केट्स की। अगर आप बात करें, चाइना के कंसर्न्स आ गए हैं, उसके सामने आप देख रहे हैं फेड का एक्शन है। हर कोई गेस करने की कोशिश कर रहा है कि फेड ये करेगा या वो करेगा। कमेंट्री इतनी सारी आ रही है। आज जेरोम पावेल साहब भी एक इवेंट में बात करने वाले हैं, तो उस पर भी नजर है। इस पर भी अभी बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनसे भी उनकी राय लेंगे। बट हमारे बाजारों का एक्शन काफी अच्छा है। डीकपल्ड आप कह सकते हैं, एक तरह से एक इंडिकेशन हमारे बाजार ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में दे रहे हैं, स्पेशली लास्ट 2 हफ्तों से जो एक ट्रेंड बना है। बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ली, नए हाइज बनाना शुरू करा, उसके बाद निफ्टी ने भी आपको कैचअप मूड दिखाया। अब अगर आप लास्ट 2-3 दिनों से हमारे बाजार देखें या इस हफ्ते का एक्शन अगर आप हमारे बाजार में भी देखें, तो थोड़ा ओवरबॉट लेवल्स के इंडिकेशन आ रहे हैं। और उन ओवरबॉट लेवल से आप देखते हैं कि हल्की मुनाफा वसूली आपको ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिख रही है। तो कल दोपहर की अगर आप मूव देखेंगे, नया रिकॉर्ड बना, 700 का अटेम्प्ट कर रहे थे, 18,700 का, उसी ऊपरी स्तर से आपको थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी। बट मुनाफा वसूली भी कितनी दिखी? 60-70 पॉइंट्स की, उससे ज्यादा आप गिरकर बंद नहीं हुए। तो थोड़ा ऊपर के लेवल्स पर एक नया कन्विक्शन बाजार लेने के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स कंसोलिडेशन है, बट सपोर्ट बहुत ही अच्छा बना हुआ है। एफआईएस की पोजीशनिंग देखिए, 77% पर हमने इस सीरीज की शुरुआत करी थी, जो कहीं से भी कम नहीं है, ओवरबॉट टेरिटरी में आती है। लास्ट हम पोस्ट कोविड रैली में इन लेवल्स की बात किया करते थे। अभी भी अगर आप देखें तो 73% पर है। कल भी 73% पर रही थी, आज भी 73%। तो ये अपनी पोजीशन उतनी घटा नहीं रहे हैं, ऊपर नहीं कर रहे हैं, तो इस समय घटा भी नहीं रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार इनकी हम खरीदारी देख ही रहे हैं। पुट कॉल रेशियो देखिए, कल भी 1.28 था, आज भी 1.28 है। इंट्राडे में पुट कॉल रेशियो 1.4546 तक, कल जो दोपहर को हम बात भी कर रहे थे, 1.46 तक चला गया था, जो अगेन ओवरबॉट जोन के करीब आने चले जाता है। बाजार हल्के हुए, वापस आपको 1.28 पर आते दिखा। और ये एग्जैक्ट सेम एक्शन आपने मंडे आफ्टरनून को भी देखा था। तो थोड़ा ऊपरी स्तरों पर बाजार कॉशियस हो जाते हैं, बट वापस वहां पर आपको निचले स्तरों पर कन्विक्शन आते हुए दिख सकता है। प्रॉफिट बुकिंग, ऐसी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग आपको कहीं नहीं दिख रही है। एक बढ़िया रोटेशन हमारे बाजारों में आपको लास्ट फ्यू डेज में आते हुए दिख रहा है, जहां पर अलग अलग सेक्टर्स लीडरशिप ले रहे हैं। तो पहले बैंक्स ने लीडरशिप ली, एक्शन वहां पे बना, फिर आईटी की बारी आई, वहां पर हमने खरीदारी देखी। बीच में एक दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3% का ब्रेकआउट आया, उसने बढ़िया सपोर्ट दिया। दैट इन इटसेल्फ एक सेक्टर ही बन जाता है बाजार के लिए, जब रिलायंस मूव करता है, निफ्टी में वहां पे मूव आती है। एफएमसीजी और फार्मा कल हमें एक्शन में आते हुए दिखे। थोड़ा रोटेशन है, इंडेक्स मैनेजमेंट थोड़ा हो रहा है, बट कन्विक्शन बाजार में बना हुआ है, टॉप स्टॉक्स में बना हुआ है। अब एक जो अच्छा फैक्टर और बन रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में आप
रैली Action आते देख दिख रहे रहे हैं। तो अगर इंडेक्स लेवल पर थोड़ा भी कंसोलिडेशन होता है तो ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स आपको मूवमेंट दिखाते हैं, वो पिछले कुछ दिनों से आपको होते हुए दिख रहा है, तो शायद वहां पर रोटेशन आपको अच्छा मिले। इंडेक्स लेवल पर अगर आपको फिर भी थोड़ी सुस्ती, थोड़ा कंसोलिडेशन दिखता है तो आपको ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ रही है, बट निचले स्तरों पर खरीदारी भी अच्छी दिख रही है। कल हमने देखा 125 अंकों की रेंज में निफ्टी ने ट्रेड करा, 18,500 पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो चुकी है। वहां पे आसपास आप देखते हैं लगातार सपोर्ट आ रहा है, 2 दिनों से ये बढ़िया सपोर्ट वहां पर आ रहा है। बैंक निफ्टी तो 200 पॉइंट की रेंज में आ चुका है, बट उसमें भी अगर आप देखें तो ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। ये 43,000 के लेवल के आसपास ही 2-3 दिनों से होल्ड कर रहा है। उसी के 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है। लास्ट 2-3 दिनों का आप ट्रेंड देखें तो कहीं पे भी हमारे बाजार ऐसा एग्जॉशन के संकेत वैसे वाले नहीं दे रहे हैं कि यहाँ से आप चलिए आप बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना, वो जब भी आए वो आ भी सकती है, करेक्शन भी आ सकता है। अगर ग्लोबली आप देखें 500 पॉइंट की परसों की डाउ की गिरावट का हमारे बाजार में कल बिल्कुल नहीं रिएक्ट करते हुए दिखा, तो एक बार वो मूव आ सकती है, बट अभी तक कोई वैसे संकेत नहीं आ रहे हैं। एफआईज की लगातार कैश में खरीदारी हो रही है, हालांकि कल थोड़ा आंकड़ा कम किया है पिछले कुछ दिनों का देखें, बट फिर भी आप देख रहे हैं कि वो कन्विक्शन उनका बना हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं, थोड़ा स्टॉक फ्यूचर्स में पिछले कुछ दिनों से बेच रहे हैं, बट इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, तो कन्विक्शन है, पोजिशन बनी हुई है। देखते हैं यहाँ से कैसा एक्शन बनेगा, बट ये सीरीज में जाते हुए थोड़ा ओवरबॉट लेवल्स पर थे बाजार, तो शायद ये कंसोलिडेशन वाली सीरीज हो, शायद एक बार एक बड़ा डिप भी आ जाए, बट अब तक बाजार आपको वैसा संकेत नहीं दे रहे हैं। तो हमारे बाजार ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हल्का आउट परफॉर्म तो कर ही रहे हैं। अब वही ट्रेंड है, दिखता है बचते हैं कि नहीं, बट अभी तक तो मूड अच्छा ही बना। इनफैक्ट ये जो लास्ट पॉइंट आपने मेंशन किया एफआईआईज की खरीद का, मैं कुछ पुराने डेटाज यहाँ पर देख रही थी, और इस साल जितने भी महीने देखे हैं उसमें आई थिंक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन ये नवंबर के महीने में ही हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा कन्विक्शन एफआईआईज का यही इसी स्पेस में आता दिखा। थोड़ी बहुत चलिए इक्की दुक्की बिकवाली हुई है, लेकिन 5 फिगर्स में जब एफएनओ स्पेस में आपकी खरीद निकल कर आती है, लगातार कैश स्पेस में खरीद निकल कर आती है, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड प्लस इंडिया विक्स, उसको हमने पिछले कुछ महीनों में, हफ्तों में जो डिप डाउन होते हुए देखा, बहुत ज्यादा कंफर्ट दे रहा है, वही बाजार आपको ही दे रहे हैं। और जो स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशन हो रहा है वो अब इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको इंडेक्स में थोड़ी सुस्ती दिखे, आप स्टॉक्स पे रखिए नजर। कैश काउंटर्स में अच्छी मूव आ रही है, आज एमएससीआई की रीबैलेंसिंग भी होने वाली है क्लोजिंग पर, तो वहां से भी आपको थोड़ा मूवमेंट दिखेगा। तो स्टॉक्स में आपको एक्शन दिखने वाला है। इंडेक्स की सुस्ती अगर आप एक बार नकार भी लें, हालांकि सुस्ती किस बात की है, क्योंकि कल भी रिकॉर्ड हाई लगा है, कल भी रिकॉर्ड क्लोजिंग बनी है सेंसेक्स निफ्टी दोनों पर, तो अब तक तो वैसे संकेत नहीं है। देखते हैं कहां से एक्शन ये शेप बिल्कुल। तो हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत हैं, कहां हमें नजर रखने की जरूरत है, इस सब पर बात करने के लिए जाने माने ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले तो अभी मैं और दीप यही चर्चा कर रहे थे कि हमारे मार्केट्स में कोई बहाना नहीं है यहाँ पर गिरने का। वी आर होल्डिंग आउट प्रीटी वेल डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी अनसर्टेनिटी है। लेकिन सर, 2 डेटाज के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। पहला, अमेरिका का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है, 4 महीने के लोस पर है, एक्सपेक्टेशन से लेकिन बेहतर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का, चाइना का सुबह सुबह जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आंकड़ा आया है वो खराब रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी उनका बेलवेदर स्पॉट है, और वहां से कुछ खराब संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इन 2 बड़ी इकोनॉमी से इन दोनों डेटास को कैसे एनालाइज करें? जी, नया जी, देखें तो बहुत सही कहा आपने, कॉन्फिडेंस जरूर बिगड़ा है अमेरिका में पिछले आंकड़ों के मुकाबले, बट एब्सोल्यूट लेवल पे हाई है। और क्यों हम ये कह रहे हैं, क्योंकि जो थैंक्स गिविंग हॉलीडे थी इनकी 26 नवंबर से कल तक, उसमें रिकॉर्ड सेल्स हुए हैं। इन्फ्लेशन का भी आंकड़ा अगर आप डाल लें कि 7-8% कीमतें इन्फ्लेशन से बढ़ी, उससे भी ज्यादा इनकी सेल्स हुई हैं। तो रिटेल सेल्स बरकरार हैं, और अमेरिकन इकोनॉमी, विश्व की इकोनॉमी चलती है अमेरिकन कंज्यूमर पे, तो वो अगर अभी भी खरीद रहे हैं माल, तो एक संकेत है कि अभी भी स्लो डाउन थोड़ा दूर है। रही बात चाइना की, क्योंकि कोविड के कारण इतने बड़े हिस्से चाइना के बंद थे, उसके कारण हमने देखा है ये जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है वो खराब है। और केवल चाइना ही नहीं, पिछले हफ्ते अमेरिका का कंपोजिट पीएमआई जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से मिला जुला होता है, वो 46 पे आया था। 50 मतलब कि इकोनॉमी समतल है, 50 से ऊपर बढ़ रही है इकोनॉमी, 50 से नीचे इकोनॉमी घट रही है। तो 46 पे आना मतलब यूएस की इकोनॉमी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा था,
बट जो एटलांटा फेड निकालता है जीडीपी का आंकड़ा, वो सारे अपने इंडिकेटर्स लेके 3-4 दिन में निकालता है। अब 1 तारीख को कल अगला निकालेंगे, बट जो पिछला उन्होंने निकाला है सोमवार को, वो 4.3% है यूएस जीडीपी की वृद्धि लास्ट तिमाही में, जो अभी चल रहा है, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो ओवरऑल यही कहने का मतलब है, ये साल था फेड और बाकी सेंट्रल बैंक्स के रेट हाइक्स का, उससे मार्केट्स पे असर आया। अगला साल अब अर्निंग्स का साल आ जाएगा कि ये इंटरेस्ट रेट्स जब फ्लो थ्रू करेंगे इकोनॉमी में, वो मंदी तो आएगी। मंदी कितनी बड़ी रहती है, अब यूबीएस ने रिपोर्ट निकाली, उन्होंने कहा कि 1 इंच डीप रहेगी और 1 माइल लंबी, गहराव उसका वाइड स्प्रेड जो है वो 1 माइल का। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट स्क्वीज दिख रहा है, अभी एक शॉर्ट रिसेशन दिख रहा है, और बहुत एक सुपरफिशियल। अब ये देखना है किस वक्त पे सेंट्रल बैंक्स रुक जाते हैं, ये बहुत अहम रहेगा। मेरे भी हिसाब से अभी हो गया जो इन्फ्लेशन पे आपने करना था, अब नेचुरल वो फ्लो थ्रू करेगा इंटरेस्ट रेट हाइक्स। यहाँ से और बढ़ाते रहने से मंदी लाने का डर है। बट ये लग रहा है कि फेड काफी हॉकिश मूड में है, और रेट बढ़ेंगे। तो इसलिए आज का उनका स्पीच पावेल का बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आज जब वो बोलेंगे उसके बाद साइलेंट जोन में फेड चला जाता है। फिर 14 तारीख को जब रेट हाइक होगा तभी हमें पता लगेगा। उससे पहले जॉब रिपोर्ट आ जाएगी इस फ्राइडे को। उससे पहले 13 तारीख को यूएस इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ जाएगा। उससे पहले आजकल में यह आ जाएगा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आंकड़ा फेड लेके चलता है, जो घटा होना चाहिए, यही अनुमान चल रहा है। तो उससे होपफुली फिर 50 बेसिस पॉइंट ही आता है। बट थोड़ा जो चिंताजनक है कि मार्केट में पोजीशनिंग जो हो रही है, जहां 80% प्रोबेबिलिटी आ गई थी कि 50 बेसिस पॉइंट 14 दिसंबर को होगा, वहां से अब आ गई है प्रोबेबिलिटी 67% की। तो 33% अब प्रोबेबिलिटी है 75 बेसिस पॉइंट की। ये थोड़ा चिंता का विषय है, और ये 14 तारीख तक मार्केट को ऊपर नीचे रखेगा। आज की स्पीच के बाद हो सकता है एक रिलीफ आए। सांता क्लॉज रैली आती है मार्केट्स में ज्यादातर, इस बार ही सांता क्लॉज नवंबर में ही आ गए थे, और बड़ा अच्छा हमने नवंबर का सीरीज देखा है। और वो अब देखना है कि थोड़ा मार्केट वहां से गिव अप करता है और फिर एंड ऑफ द ईयर की तरफ बढ़ता है, कि आज की स्पीच से लेके फिर से मार्केट बढ़ जाता है, और फिर 15 दिसंबर के बाद एक क्वाइट मार्केट हो जाता है, जब सब लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो ये आज बहुत अहम एक पड़ाव है पावेल की स्पीच का। बिल्कुल, तो पावेल साहब की आज की स्पीच अब बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी हमने काफ़ी कमेंट्री देख ली है, बट चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं इस पर तो सबकी नज़र रहेगी। अच्छा सर, यूएस की ग्रोथ की आपने बात करी, एक बार हमारी ग्रोथ पर भी आपकी राय लेना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारा जीडीपी का आंकड़ा आने वाला है और बहुत ही वाइड रेंजिंग एस्टिमेट्स आ रहे हैं सर। कुछ रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट 7% जीडीपी एक्सपेक्ट कर रही हैं, एसबीआई की रिपोर्ट 5.8% कह रही है, आरबीआई 6.3% के अनुमान पर है। पिछली तिमाही में तो ऑफकोर्स हमने देखा था 13.5% थी, वो कुछ बहुत ज़्यादा ही थी सर, उम्मीद से ज़्यादा जीडीपी थी। बट ओवरऑल जीडीपी कैसे दिखती है? वाई 8.4% का कंपैरिजन है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहे? देखिए, यहाँ से जीडीपी थोड़ा स्लो डाउन होगा, क्योंकि जो आपने कहा कि बेस इफेक्ट आने लग गया है, कि वो रिकवरी आ रही थी 2021 में, तो उसके आंकड़े हाई थे। तो हमें 6% से 6.2 के तरफ दिखता है, 7 तो नहीं दिखता है। बट देखते हैं आज क्या आंकड़ा आता है दीप। ओवरऑल अगर आप देखें तो Q2 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, तो फॉर्मल सेक्टर में तो अच्छा है, बट रिकवरी के शेप रही है, क्योंकि रूरल डिमांड इतनी नहीं बढ़ी थी। ये फेस्टिव सीजन के बाद, इस बारी फसलों के बाद हम देख रहे हैं कि रूरल डिमांड आ रही है। कल आप एफएमसीजी में भी एक बढ़ोतरी देख रहे थे, तो और टू व्हीलर्स फिर से उनका रुझान पॉजिटिव हो रहा है। तो अब रूरल डिमांड लौट के आ रही है, वो अब अगले 3 महीने देखना पड़ेगा।
और फिर विंटर की फसल किस तरह से होती है। बट पहली फसल तो अच्छी हुई है और उसके कारण हमने देखा थोड़ी रूरल डिमांड बढ़ी है। अब पॉइंटर्स अगर आप देखें, ई कॉमर्स हमारा भी बड़ा अच्छा रहा। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था दीप, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि दिवाली और दशहरे से ज़्यादा ब्लैक फ्राइडे की सेल्स रही कहीं ई कॉमर्स पोर्टल्स के लिए। तो क्योंकि जो जनरेशन जी है, जो यंगस्टर्स हैं, वो बहुत ग्लोबली उनका रहता है इंटीग्रेशन, और वो थैंक्स गिविंग ये सब चीज़ें समझते हैं। वो ब्लैक फ्राइडे के जो डिस्काउंट्स थे वो काफ़ी तगड़े रहे, और सेल्स दिवाली, क्योंकि दिवाली 10 दिन का त्यौहार रहता है लगभग, दिवाली की सेल्स से भी बेटर ब्लैक फ्राइडे की सेल्स रही कहीं। बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल्स के लिए, एक ब्यूटी पोर्टल है, उनका जो पिंक फ्राइडे सेल था वो बहुत अच्छा रहा, बहुत तगड़ा रहा। तो इंडियन कंज्यूमर यूएस कंज्यूमर की तरह काफ़ी स्ट्रांग है, बट हमारा बहुत के शेप है कि आप ले लीजिए 30-40 करोड़ लोग बहुत खुशहाल हैं, जो बहुत अच्छी तरह से स्पेंडिंग हो रही है, जिनकी स्पेंडिंग पावर बड़ी है, और उतने ही एक बड़ा तबका है जो गरीब कल्याण योजना के तहत जिनको फूड ग्रेन्स की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो थोड़ा के शेप है। रूरल में इश्यूज थे, वो अब लग रहा है जिस तरह से एफएमसीजी चलना शुरू हुए हैं और टू व्हीलर्स, ये ऑलवेज एक लीडिंग रहता है कि रूरल डिमांड शायद लौट रही है। तो आज का आंकड़ा 6 से 6.2 के बीच में आरबीआई के एस्टिमेट से नीचे आएगा। 7 तो नहीं दिखता दीप, होपफुली मैं गलत हूँ, 7 आ जाए तो और भी अच्छा है। फॉर्मल कंपनीज ने अच्छा किया है, अर्निंग्स ओवरऑल अच्छे आए हैं। मेटल्स वगैरह छोड़ दीजिए तो जो ग्लोबली लिंक्डइन सेक्टर्स हैं उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, बट डोमेस्टिक बहुत अच्छा है। कैपेक्स रिवाइव हो रहा है, और कैपेक्स जब चलता है तो उसका मल्टीप्लायर 7-8 गुना इकोनॉमी पे आता है। तो आप 1 करोड़ अगर सड़क में डालते हैं, 8 करोड़ वो आपको दे देता है जीडीपी ग्रोथ के तौर पे 1 साल के नजरिए से। तो मल्टीप्लायर बहुत स्ट्रांग है, और जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं कि कई लाख करोड़ के ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स में आ रहे हैं, वो बहुत इकोनॉमी को हेल्प करेगा। बट यहाँ से स्लो डाउन जरूर है, 1-8% का स्लो डाउन है ईयर ऑन ईयर अगले साल है, और फिर 2024 के नंबर फिर से स्ट्रांग आने लग जाएंगे इलेक्शंस के बाद के। तो ये साल थोड़ा सा देखना है, ग्लोबली अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा। शैलो भी रिसेशन हो तो अर्निंग्स पे इम्पैक्ट है, इसलिए मैं कहता रहा हूँ ईयर एंड अच्छा रहेगा। जनवरी शायद अच्छा निकल जाएगा क्योंकि नया पैसा आता है, तो जनवरी इफेक्ट आता है, बट फरवरी तक एक मार्केट में ठहराव आ सकता है। हमारे यहाँ भी बजट आता है, बजट के बाद नॉर्मली हम देखते हैं कि कुछ करेक्शन आ सकता है। तो फरवरी में मुझे लग रहा है कि मार्केट का बॉटम बन जाएगा स्थायी तौर पे। अभी अमेरिकन मार्केट का बॉटम नहीं बना है, ये स्टिल बेयर मार्केट रैली रही है, बड़ी तेज रैली रही है, बट है फिर भी बेयर मार्केट की रैली है। ओके, तो बेयर मार्केट रैली है, अभी बॉटम नहीं बना है। हमारे बाजार तो ऑफकोर्स हाई पर हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जीडीपी डेटा आ जाएगा, इस पर रहेगी नज़र। बग्गा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आज सुबह हमें वक्त देने के लिए, और थोड़ा ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव और साथ ही हमारे बाजारों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये भी समझाने के लिए। एक्शन तो हमारे बाजारों में अच्छा बना ही हुआ है, नए हाई बन रहे हैं, नए रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल्स भी बन रहे हैं, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी अब बात करते करते थोड़ा मूवमेंट आने की कोशिश कर रहा है। आइए जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कि आज बाजार पर आपको कहां पर रखनी नजर, कौन से रहेंगे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और कैसा एक्शन बन सकता है आपके लिए। जय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। एक बार पहले जरा बाजार के एक्शन को समझाएं। लास्ट 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा ऊपरी स्तरों से बाजार हल्के होते हैं, बट कोई ज्यादा हल्के भी नहीं होते हैं। पुट कॉल रेशियो में 2 दिनों से कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया है। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशनिंग वैसी की वैसी ही बनी हुई है, और थोड़ा ऊपर जाके हल्के होने के बाद बाजार फिर से अच्छे मूड में आ जाते हैं। चल क्या रहा है ये? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू दीप। यस, स्टार्ट ऑफ द वीक से ही दीप यही देखने हमें मिला है कि लोअर लेवल्स से मार्केट में एक अच्छी बाइंग हमें देखने मिलती है, और हायर लेवल्स पर हमें राइट लेवल्स पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा था। एक स्लो एंड स्टडी मूव है, बट ये स्लो एंड स्टडी मूव में एक चीज ये मैं कहना चाहूंगा दीप जरूर कि अब देखिए, अब थोड़ा
जो ध्यान है या तो मोमेंटम है वो शिफ्ट हुआ है मिड एंड स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली। लार्ज कैप में तो एक अच्छा मूव हमें लास्ट 2 दिनों में देखने मिला, बट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखेंगे सो हायर लेवल से लगभग 18,700 725 ये जो लेवल से ऊपर की तरफ, दीज आर द क्रिटिकल लेवल टू वॉच आउट फॉर गोइंग फॉरवर्ड। जहां तक निफ्टी स्पॉट का सवाल है दीप, एंड बेस डेफिनेटली हायर बनते जा रहा है। सो स्टार्ट ऑफ द वीक में जो बेस था वो लगभग 18,400 450 का था। अब जो बेस बन चुका है दीप वो 450, 500 और 525 का है। एंड ऑन द अपसाइड हम देख रहे थे कि 18,600 लाइफ टाइम हाई निफ्टी करे। निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई डेफिनेटली किया, अच्छा 100 पॉइंट की रैली भी दिखाई। तो इमीडिएट सपोर्ट अभी वही है 18,600 का, और उसके नीचे बनता है 550 और 500 का। ये आपके सपोर्ट लेवल से ऊपर में लगभग 18,700 725 से लेके 750 की जो रेंज है ओवरऑल, सो आप ब्रॉडली पकड़ सकते हैं 700 to 750 की जो रेंज है निफ्टी की। दिस विल टुडे एज वेल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। जहां तक निफ्टी स्पॉट का सवाल है लगभग 100-125 पॉइंट मैं आपको ऊपर की तरफ बता रहा हूँ। सो ब्रॉडली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज अगर मैं ब्रॉडर रेंज आपको दूं तो 18,700 18,500 ये 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करेगा। अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिलेगी, या तो आपको थोड़ा बहुत डिप देखने मिले टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 18,550, इट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज 500 के नीचे आज मुझे लग नहीं रहा है, तो उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर यू कैन टारगेट हाई लेवल्स। और अगर ऊपर की तरफ ही निफ्टी जाता है तो आई थिंक अराउंड 18,700 ये डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहेगा। उसके ऊपर ही अगर मीनिंगफुल आर्ली क्लोज कैसा कुछ मिलता है कि कुछ बढ़िया मोमेंटम वहां पे बनता है, कॉल साइड एक्शन देखने मिलता है, तो ये एक फ्रेश लॉन्ग्स उसके ऊपर होना चाहिए, तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहेगा आज के लिए। 18,500 से 18,700 ब्रॉड रेंज है, और 550 के आसपास अगर आप चाहें तो एक बार फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढ सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करना है जय, क्योंकि यहाँ पर तो और छोटी रेंज हो गई है बैंक निफ्टी के मुकाबले में अगर आप देखें, और 3 दिनों से लगभग सेम लेवल के आसपास 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हो रही है। चल क्या रहा है यहाँ पर? बिल्कुल दीप कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। जनरली हमें अच्छी खासी मूव देखने मिलती है फाइनेंशियल्स में ट्यूसडे को, बट देन कल भी अगर आप देखें तो काफी आई मीन यू राइट के एक छोटी रेंज में फिन निफ्टी भी ट्रेड कर रहा था, और कहीं ना कहीं 19,200 के आसपास, तो वहां पे सपोर्ट से चांसेस थे कि 19,500 तक जाए, पर वही 200-300 के बीच में बंद हुआ। और लाइकवाइज बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है तो 43,000 अच्छा मेंटेन किया, बट देन 43,200 के ऊपर इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन। तो बैंक निफ्टी में आज के जो ट्रेडिंग लेवल्स है वो है 43,200 इमीडिएटली, और डाउन साइड सपोर्ट वही है दीप जो स्टार्ट ऑफ द वीक में रहा 42,750, आई मीन दैट्स दी लेवल, और उसके नीचे 42,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल से। ये जब तक होल्ड आउट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में चांसेस है कि 43,500 तक के लेवल्स दिखाए, बट फेलिंग टू डू सो। अगर 42,750 600 गोइंग फॉरवर्ड दीप जब भी ब्रेक करेगा, सो दैट वुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल ऑन बैंक निफ्टी। तो डेफिनेटली मोमेंटम, और आप देखिए थोड़ा डाइवर्जेंस भी हमें देखने मिला है निफ्टी बैंक निफ्टी में। जहां तक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी हमें कल देखने मिली, बैंक निफ्टी में वो नहीं दिखने मिली, तो काफी समय बाद अब ऐसा हो रहा है कि थोड़ा डाइवर्जेंस भी हमें देखने मिला है। सो बैंक निफ्टी ब्रॉडली मुझे ऐसा लग रहा है कि 43,200 42,750 ये 450-500 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर सकता है। इंट्राडे में फ्रेश बाइंग किसे करनी है, सो 43,200 के ऊपर ही करे, 43 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपके 43,500 प्लस होंगे। ओके, तो 43,500 के ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। एक बार ये रेंज ब्रेकआउट का करेंगे इंतजार बाजार के नज़रिए से। चलिए, जैसे और बाजार की बात भी करनी है, उनकी पिक्स भी लेनी है, और बाकी सेटअप पर भी करेंगे फोकस। आइए उससे पहले आज की जो अहम खबरें हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं इस पर डालते हैं नज़र। हमारी टीम है हमारे साथ तैयार, अरमान, नुपुर और साथ ही आशीष। अरमान, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स और खबरें? जी, ट्रिगर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपको आज हमारे देश का Q2 का GDP का डेटा आता हुआ दिखेगा। MSCI सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू के जो चेंजेस है वो आज से जो क्लोजिंग के बाद से जो है लागू हो जाएंगे। KPI ग्रीन पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग पर बोनस इशू पर जो विचार करने वाले हैं। IPO अपडेट्स में अगर धर्मेज क्रॉप गार्ड का जो है IPO आज बंद होता हुआ दिखेगा, वही यूनिपार्ट्स इंडिया का जो है IPO वहां पर खुलता हुआ दिखेगा। ग्लोबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो USA का Q3 का GDP का डेटा है, वही USA में फेड चेयरमैन जो पवल साहब हैं
हैं वो इकोनॉमिक आउटलुक, इन्फ्लेशन और लेबर मार्केट पर जो है संबोधित करते हुए दिखेंगे। यूरोप में सीपीआई का नवंबर महीने का डेटा आता हुआ दिखेगा। और अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें आईपीओज में, तो धर्मज क्रोपगार्ड आईपीओ जो जिसका दूसरा दिन हो चुका है, अगर आप देखेंगे कुल मिला के इनको सब्सक्रिप्शन मिला है, लगभग 6 गुना का सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 8 गुना। वहीं अगर आप क्यूआईबी का पोर्शन देखेंगे तो वो लगभग 76%, और अगर एनआईआई देखेंगे तो वो लगभग 8.8 टाइम्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में यूनिपार्ट्स इंडिया, जिसका आईपीओ आज से खुलने वाला है और ये 2 दिसंबर तक जो है आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड इसका 548 से 577 का है, और इश्यू साइज अगर आप देखेंगे तो 835 करोड़ का है, वो पूरा का पूरा ओएफएस है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 250 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें आपको नोमुरा, एचडीएफसी फंड, मॉर्गन स्टैनली और आदित्य बिरला फंड जैसे नाम दिखेंगे जो इसमें एंकर बुक में आए हैं। चलिए, तो अरमान ने आपको बताया महत्वपूर्ण ट्रिगर्स। नुपुर, मॉर्निंग आपकी बारी आती है, बताइए स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट क्या कहती है? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जोमेटो, जहाँ पे अलीबाबा आज जो अपना हिस्सा है वो बेचने वाले ब्लॉक डील के थ्रू 3.5% अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे। 60 रुपये के भाव पर करीबन 5 से 6% का डिस्काउंट है, करंट मार्केट प्राइस है, और ये जो टोटल डील है वो 20 करोड़ के आसपास हो सकती है। ग्लैंड फार्मा, जहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी सिनेक्सी ग्रुप में 100% एक्विजिशन करने का करार किया है। जो डील कंसिडरेशन है, जो कैश कंसिडरेशन है, वो करीबन 1000 करोड़ का है, 12 करोड़ यूरोज। और कंपनी जो ग्लैंड फार्मा की सब्सिडरी है वो कंपनी के डेट को भी रीपेमेंट करेगी, तो मैक्सिमम जो कंसिडरेशन होने वाला है वो करीबन 1940 करोड़ का होगा। आईडीएफसी और बंधन बैंक, जहाँ पे सेबी ने आईडीएफसी एएमसी को बेचने को अब मंजूरी दे दी है। बंधन फाइनेंशियल का जो कंसोर्शियम है वो आईडीएफसी एएमसी खरीदने वाला है। केआरबी और जो दूसरे एलटी फूड्स जो राइस स्टॉक्स है वो आज फोकस में रहने वाले, क्योंकि सरकार ने एक्सपोर्ट प्रतिबंधों पर राहत दी है, जहाँ पे ऑर्गेनिक नॉन बासमती पर जो बैन लगा था एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ, वहाँ पे राहत आती दिखी है। आइनॉक्स विंड, जहाँ पे आइनॉक्स ग्रीन ने 250 करोड़ का कर्ज भुगतान किया है, और आइनॉक्स विंड ने भी 161 करोड़ का भुगतान कर दिया है। दोनों कंपनी आगे चल के और भी भुगतान करने वाली है, इस पर काम चल रहा है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, जहाँ पर अप्रैल 2020 में कंपनी को एक प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित किया गया था, वो करीबन 592 करोड़ का यह ऑर्डर था, वो अब रद्द हो गया, तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आ रही दिख रही है कंपनी के लिए। और एयरलाइन स्टॉक्स भी आज फोकस में, क्योंकि टाटा सन्स जो है वो एयर इंडिया और विस्तारा का विलय करने वाले हैं। वहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस करीबन 2050 करोड़ का निवेश करेगी, 25% हिस्सेदारी इस विलय में होगी, और ये डील मार्च 2024 तक पूरी हो जाएगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। एयरलाइन स्पेस पर रखिए नज़र, बड़ा कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर होने वाले दिख रहा है। आइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज क्या कह रही हैं, इस पर भी करते हैं फोकस FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले बताएं आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले ग्लैंड फार्मा के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सिनेक्सी के साथ जो अधिग्रहण करने वाले हैं, इससे मान रहे कि आगे जाके इनको कॉस्ट सिनर्जी, साथ में और भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। सिटी बिकवाली के राय को बरकरार रखे हुए 1878 की क्लोजिंग है, 1920 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए ज़्यादा बुलिश हैं, 2530 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी 2558 रुपये के लक्ष्य के लिए, और नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 2236 रुपये के लक्ष्य के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा, लेकिन टारगेट प्राइस में देखें तो शार्प कट किया, 757 से घटाकर सीधे 580 कर दिया है। हालांकि स्टॉक 438 पर चल रहा है, अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन मान रहे कि काफ़ी लंबे समय से अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन से कम जो है परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो खास नज़र यहाँ पर रहेगी। सन फार्मा, यहाँ पर मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, और लक्ष्य 1140 से बढ़ाकर 1275 कर दिया, 1050 की क्लोजिंग है। बंधन बैंक पर CLSA की तरफ से अपग्रेड आ गया, आउट परफॉर्म की रेटिंग पहले ये दिया करते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं 300 रुपये के टारगेट के लिए, 234 की क्लोजिंग है। बजाज फाइनेंस, यहाँ पर मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 5275 रुपये के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि क्रॉस सेलिंग जो फ्रेंचाइज है यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। TVS मोटर्स, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य जो है 1106 से बढ़ाकर 1121 कर दिया, 1040 की क्लोजिंग है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 220 से बढ़ाकर 225 186 की क्लोजिंग। और सन टीवी, यहाँ पर सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 540 से बढ़ाकर 575 कर दिया है, 490 की क्लोजिंग है।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स आज की। और भी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? दीपांशु, नवीन फ्लोराइन यहाँ पर आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो घटा है। 5,358 से घटाकर 5,216 कर दिया है। सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर HSBC खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 400 रुपये के लक्ष्य के लिए। डिलीवरी यहाँ पर लगातार ब्रोकरेज हाउस का फोकस बना हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड। पहले इक्वल वेट की राय दिया करते थे, अब ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य इन्होंने 520 से घटाकर 450 कर दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 337 के करीब। ये मान रहे कि कॉम्पिटिटिव मोट इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी थोड़ी सी एंकर लॉक इनका बिकवाली का प्रेशर और ओवर हैंग देखने को मिला है, लेकिन आगे जाके बुलेट HSBC खरीदारी किराए दे रहे हैं पूरे 200 रुपये के लक्ष्य के लिए। पावर ग्रिड पर HSBC होल्ड किराए दे रहे हैं, 200 रुपये का लक्ष्य दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है 220 पर। और अंत में टाटा पावर, यहाँ पर HSBC रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, 224 की क्लोजिंग है, 195 रुपये का लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। ब्रोकरेज तो काम कर रही हैं, FIs भी थोड़ा मूड में दिख रहे हैं भारतीय मार्केट में। बट आज कौन से स्टॉक्स पर रहेगा एक्शन, क्या है हमारे एक्सपर्ट्स की बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स, आइए जानते हैं उनके साथ। करते हैं सबका स्वागत पिक ऑफ द डे के साथ। जुड़ रहे हैं हमारे साथ शो में। जय ठक्कर तो बने ही हुए हैं, अमरीश सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुणाल जी भी हैं हमारे साथ, और लंबे गैप के बाद बंसल जी का फिर से करते हैं स्वागत। बंसल जी, वेलकम बैक सर। आपको मिस किया, न्यू हाई भी बन गया बाजार में देखते देखते। वेलकम बैक सर, बताएं क्या है आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। दीपांशु, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वेलकम करा। और देखिए, जो आज मैं पिक लाया हूँ दीपांशु, ये बड़ा स्पेशल पिक है, पिक ऑफ द डे है, बट ये बोल्ड कॉल है, नो ब्रेनर है। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है RBL बैंक पर। 152 153 के अराउंड चल रहा है। 140 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं। और मुझे लगता है दीपांशु भाई सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2023 यहाँ पर 200 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मार्केट में काफी खबरें भी चल रही हैं, इन्फॉर्म्ड बाइंग की, प्रोफेशनल इशू की। बट जब भी आप खबर में काम करते हैं तो खबर में काम करने के लिए चाहिए होती है एक चीज की, गलत निकलने पर मार्केट को देने के लिए कवर। तो फ्यूचर लॉट बड़ा है इसका, तो अपनी क्षमता अनुसार छोटी सी क्वांटिटी इसमें बाय करें, बाय एंड होल्ड करें। एक क्लियर कट री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है दीपांशु मुझे RBL बैंक। ऑलराइट, चलिए कुणाल जी से अब बात करते हैं। सर मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे आज कहां से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं जो लोग अवकाश से आ गए हैं, और कुछ लोग लंबी छुट्टी से अब तक लौटे नहीं हैं, उनकी राह देख रहे हैं हम लोग। तो मेरी खरीदारी की राय है, खरीदना है गेल का चार्ट मुझे बड़ा ही शानदार लग रहा है। कुणाल जी, ये जेन्युइन बाद इस पर कुणाल जी जेन्युइन वेलकम बैक था, या वो अंदर की जो ईर्ष्या होती है कि ये चले गए, हम यहीं पर काम कर रहे थे? कौन सी सही भावना है सर? नहीं, देखिए ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं होती दीपांशु, मैं तो प्रेरणा लेता हूं। तो देखिए, अब प्रेरित किया है इन लोगों ने मुझे, तो मैं भी मौका तलाश रहा हूं दीपांशु। मौका तलाशिए सर, और साथ में हमें भी लेकर जाइए, साथ में चलेंगे, छुट्टी मनाएंगे। बताएं सर पिक ऑफ द डे। तो खरीदना है दीपांशु गेल का चार्ट अच्छा है। ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आ गया, 94 का जो लेवल है उसको पार करके स्टॉक ने क्लोज दिया। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको 96 और बाद में 98 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जिस भी भाव पर खरीदें, ₹1 नीचे स्टॉप लॉस रखकर गेल में खरीदारी करने की राय है। पहला टारगेट 96, दूसरा टारगेट 98। ओके, तो गेल इस पर रखें नजर, 96 और 98 के टारगेट के लिए। नया गैस प्राइसिंग फॉर्मूला भी आने की तैयारी में है, और उसके एंटिसिपेशन में भी हम देख रहे हैं गेल में थोड़ा एक्शन है। इस पर अमरीश सर की भी राय लेंगे। अमरीश सर से पहले उनकी पिक ऑफ द डे ले लेते हैं। अमरीश सर, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग नेहा। पिक ऑफ द डे है एशियन पेंट्स। ये लीडर है, सबको पता है, बट फॉर द लास्ट 54 ईयर्स, और डबल करते हैं टॉप लाइन एवरी 5 और 6 ईयर्स। On a 3-year basis, Asian Paints ने इंडस्ट्री ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैगर ऑफ 20%, और इन्होंने मार्केट शेयर भी गेन किया है लास्ट थोड़े साल में विद डीलर एडिशंस और स्ट्रॉन्ग डिमांड अक्रॉस टियर 2 टियर 3 सिटीज। जो की रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो करेक्ट किए हैं, तो मार्जिन्स इंप्रूव होगा आगे जाके। और एग्रेसिव प्रोडक्ट लॉन्चेस भी कर रहे हैं, रिटेल टच पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, करीब 5000 रिटेल पॉइंट्स एवरी ईयर ऐड हो रहा है, और वॉल्यूम ग्रोथ करीब 15% कैगर एक्सपेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स।
दूसरे जो बड़े हाउसेस लाइक JSW और ग्रासिम पेंट्स ने अभी एंटर किया पेंट्स मार्केट में, शायद छोटे पेंट कंपनी जैसे इंडिगो या शालीमार और लोकल ब्रांड्स को कंपटीशन होगा, एशियन पेंट से compete करना शायद इनके लिए मुश्किल होगा। तो FY24 का मेरा एक्सपेक्टेड EPS है करीब 60 का, तो यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 3900 का। ओके 3900 तक का टारगेट एशियन पेंट्स में गोइंग फॉरवर्ड बनता हुआ दिख रहा है। काफी बजिंग स्पेस है और हाल फिलहाल में बेहतरीन एक्शन हमने यहाँ पर भी बनता हुआ देखा। अम्बरीश सर का भी है भरोसा। जय हमारे साथ बने हुए। जय मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे कहाँ से आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। नेहा देखिए, जो मार्केट में एक मूव है एज ऑफ नाउ, उसमें दोनों तरफ के हमें मूव्स देखने मिल सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे हमें एक वीकनिंग ऑफ मोमेंटम देखने मिला है, कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट्स है। तो एक स्टॉक जो मेरे ध्यान में आज आया है विच इज अ कॉन्ट्राबैट, विच इज अ सेल ऑन भारती एयरटेल, जो मैं स्पॉट लेवल्स दे रहा हूँ। भारती एयरटेल को बेचना है, यहाँ पे क्लियरली हमें एक मोमेंटम में एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। प्राइस चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर हम देखेंगे तो कहीं दिस इज काइंड ऑफ एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है शॉर्ट टर्म में, एंड वहां पे एक रिवर्सल भी देखने मिल रहा है। एक अप ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक डाउन भी हमें रेदर देखने मिल रहा है, मैं कहूंगा नया। तो इसको बेचने की मेरी सलाह है, स्पॉट लेवल्स है, सो वो हिसाब से ट्रेड करना है। 848 का रहेगा स्टॉप लॉस स्पॉट में, और टारगेट रहेगा 813। तो इस लेवल्स के अनुसार फ्यूचर्स में भी ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए भारती एयरटेल सेल कॉल। कल सुमित जी ने सेल कॉल दी थी इंडस टावर्स पर, और अब भारती एयरटेल पर सेल कॉल आ रही है जय की तरफ से। आइए सिमी जी भी हमारे साथ तैयार। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे होगा ब्रिटानिया। एफएमसीजी में कल अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। मुझे लगता है कि ब्रिटानिया आज कल भी परफॉर्म किया था, आज भी परफॉर्म करेगा ऐसा लगता है। करंट लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 4240 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 4340 का पहला टारगेट, 4365 का दूसरा टारगेट एंड 4400 का तीसरा टारगेट के लिए ब्रिटानिया तैयार हो चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। 4240 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। ओके, एफएमसीजी स्पेस में बेहतरीन एक्शन दिखा था और उसी में ब्रिटानिया दिग्गज परफॉर्मर रहा है। आज भी सिमी जी का है भरोसा। पहला टारगेट 4340 और इवेंचुअली गोइंग फॉरवर्ड 4400 तक का भी लेवल छूने का दमखम ये स्टॉक रखता है। बारी आती है सुमित जी की। सुमित जी मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे आज कहाँ से आ रही? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग। नया पिक ऑफ द डे के तौर पे हमने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट के अंदर मोमेंटम बढ़िया है, पीडीलाइट काउंटर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पीडीलाइट के अंदर रिसेंट के हाई ब्रेक हुए हैं, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। तो यहां से आज और आने वाले दिनों के अंदर पीडीलाइट के अंदर एक मोमेंटम बन सकता है, जिसके अंदर पहला टारगेट बनेगा 2780 का और दूसरा टारगेट बनेगा 2800 रुपए का। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए पीडीलाइट में यहाँ पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 2690 2685 के पास है, तो 2685 नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। टारगेट 2780 2800 ये लेवल पीडीलाइट में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो 2780 और 2800 के टारगेट के लिए खरीदारी करें पीडीलाइट, ये है आपके लिए फोकस में काउंटर। आइए स्टॉक्स भी आज ढेरों फोकस में रहने वाले हैं। आज की बड़ी खबर जोमैटो से ही करते हैं शुरुआत। यहाँ पर अलीबाबा 3.5% हिस्सेदारी बेच रहा है, ये आपके लिए खबर है। 60 रुपये पर शेयर के भाव पर है, यानी कि कल की क्लोजिंग से करीब 5-6% के डिस्काउंट पर यह डील होती दिखेगी। एक बार चार्ट्स पर बंसल जी आपसे राय लूंगा जोमैटो की, पर अमरीश सर से पहले व्यू ले लिया जाए। अमरीश सर, अक्रॉस द बोर्ड जितने भी न्यू एज कंपनीज हैं, अभी हम देख ही रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर कुछ सप्लाई प्रेशर आता है। बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही है, नाइका में हुई, पीबी फिनटेक में हुई, आज जोमैटो की भी बारी है। राय दे सर जरा इस पर, और 60 के आसपास एंट्री के लेवल्स बनते हैं जोमैटो पर या नहीं? मुझे लगता है कि यहाँ से और भी नीचे आए तो शायद वैल्यूएशन ठीक हो सकता है। इनफैक्ट आई एम लुकिंग एट लेवल्स ऑफ बिटवीन 45 to 50, पर इस ब्लॉक डील के कारण शायद ये स्टॉक नीचे नहीं आए, क्योंकि ये ब्लॉक डील हो रहा है, अरेंज डील है, तो शायद सवेरे 60 के आसपास जाके फिर शायद बाउंस बैक कर सकता है। पर इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट के लिए मैं राय नहीं दूंगा। आई वुड से बेटर टू वेट फॉर लेवल्स ऑफ बिलो 50। इन लेवल्स पर नहीं, बट हाँ थोड़ा नीचे अगर आए तो वैल्यूएशंस फिर भी थोड़ी अट्रैक्टिव हो सकती हैं। कल टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड इसमें गिरावट जरूर हमने होते हुए देखी थी, 1.5% नीचे बंद हुआ। चार्ट्स पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलेंगे बंसल जी जोमैटो के लिए? दीपांशु, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 57 का, और जिस तरीके से डील हो रही है, जैसे आपने पूछा 60 रुपए 59 रुपीज के अराउंड आता है,
तो मुझे लगता है 57 रुपए 57 रुपीज का स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 57 के लेवल मुझे लगता नहीं है दीपांशु आनंद फानंद में टूटेंगे। अगर वो टूटेंगे तब अमरीश सर के लेवल्स 45 वाले लेवल्स भी दिखाने का पोटेंशियल रखता है, बट 57 टूटना जरूरी है। तो जिनके पास है 57 का स्टॉप लॉस है नई खरीदारी के लिए गैप डाउन पर, तो उसके लिए भी 57 का स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, चलिए तो जोमेटो पर ये फंडामेंटल पर्सपेक्टिव और चार्ट पर्सपेक्टिव दोनों अमरीश जी ने और यहाँ पर बंसल सर की तरफ से निकल कर आया है। लेकिन फोकस खबरों में आज ग्लैंड फार्मा पर भी है। कल हमने देखा दमदार मूवमेंट स्टॉक में दिखा। खबर तो है ही, ग्लैंड फार्मा की सब्सिडरी सेनेक्सी ग्रुप में 100% अधिग्रहण का करार इन्होंने किया है और सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अधिग्रहण से इस पर्टिकुलर सीडीएमओ का विस्तार यूरोपीय बाजार में हो सकेगा। और हमने देखा कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ग्लैंड फार्मा में निकल कर आ रही है, तो सुर्खियों में है ये स्टॉक। स्ट्रेंथ हमने बनते हुए देखी है। सिमी जी, पहले मैं आपका व्यू इस पर जानना चाहूंगी। ग्लैंड फार्मा, आप कई बार इस पर कॉल्स भी दे चुकी हैं, क्या व्यू बन रहा है? नेहा, मुझे लगता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और कल के बाद थोड़ा बहुत एक रिवर्सल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहूँगी जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में उठा के रखने के लिए सोच रहा है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए स्टॉक को 1900 के ऊपर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 1900 के ऊपर मेंटेन होगा तो 2050 तक का भी रैली एक्सटेंड हो सकता है, पर 1900 के नीचे चला जाएगा तो ये वापस मतलब सस्टेन करने लगेगा 1900 के नीचे। तो मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर सकता है। तो फ्रेश खरीदारी जो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं उन लोगों को 1900 के ऊपर ही लेने के लिए कहूंगी। 2000 से 2050 का टारगेट होगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जगह पे एक मतलब ऐसा बेस बना रहा है, शायद टूटेगा नहीं। तो 1600 का स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग टर्म का प्लेयर्स के लिए और 2500 का टारगेट होगा ऑन दी अपसाइड नेक्स्ट 4 से 6 महीने के लिए। ओके, 4 से 6 महीने पर्सपेक्टिव अपसाइड का 2500 तक का दिख रहा है, लेकिन नीचे 1600 है एक लेवल जिसको वॉच करके रखना है। अमरीश सर, मैं आपका भी व्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि कल पर्टिकुलरली जो हमने इसमें स्ट्रेंथ आते हुए देखी वो इसी खबर के दम पर आई थी कि जो प्रमोटर है फोसन फार्मास्यूटिकल वो इससे एग्जिट करने की वो सेल की सोच रहे हैं। तो उसके बाद हमने जबरदस्त स्ट्रेंथ यहाँ पर बनते हुए देखी। आपका अब यहाँ पे क्या व्यू बन रहा है? मुझे लग रहा है कि यहाँ से मैंने काफ़ी करेक्ट कर चुका है ऑलरेडी, तो शायद यहाँ से डाउनसाइड कम लग रहा है मुझे। आई थिंक इट हैज़ बॉटम्ड आउट। पर एक ही जो इश्यू है, आई थिंक एट हाई लेवल्स यहाँ से शायद बहुत भी भागे भी नहीं ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से इनसाइडर के सेल्स हुए थे लास्ट कई महीनों में, दिस रेजेस द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, तो शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं भागे। आई थिंक इट शुड कंसोलिडेट दीज लेवल्स। तो इन लेवल्स पर कंसोलिडेट करना चाहिए। देखते हैं, 2-3 खबरें एक साथ आ गई हैं ग्लैंड फार्मा के लिए और स्टॉक भी काफ़ी एक्टिव रहा है पिछले 2 दिनों से ट्रेड में। आज देखते हैं किस तरह की मूव इस पर आएगी। मूव आ सकती है आईडीएफसी और बंधन बैंक में। आईडीएफसी एएमसी को बेचने की सेबी ने मंजूरी दे दी है। जो बंधन बैंक का फाइनेंशियल कंसोर्टियम है वो इसे खरीद रहा है। म्यूचुअल फंड कारोबार पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर। पहले एक बार बंधन बैंक पर राय लेते हैं, क्योंकि कल काफ़ी अच्छे मोमेंटम में ये काउंटर दिख रहा था, और आईडीएफसी पर भी व्यू लेंगे। जय, जरा एक बार बंधन बैंक का चार्ट देखें। कल बंधन आरबीएल दोनों के लिए अच्छा दिन था। बंधन पर क्या व्यू है? बिल्कुल दीप बंधन बैंक में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कल एक मूव देखने मिला। इनफैक्ट ये स्टॉक रडार में भी था हमारे कल, और इंपॉर्टेंटली 230 के जो लेवल्स इसने निकाले कल के ट्रेडिंग सेशन में, इट्स हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 245 थी। 245 तक के लेवल्स आपको यहाँ से देखने मिलने चाहिए। ये स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में है, डेफिनेटली इसमें एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिली अच्छी खासी। एंड आरबीएल बैंक में भी एज यू राइटली सेड कि यहाँ पे भी एक अच्छा मूव दीप हमें देखने मिला था। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो एक अप ट्रेंड में काफी समय से रहा ही, बट बंधन बैंक में जो हिसाब से वॉल्यूम्स के साथ फ्रेश रिवर्सल देखने मिला है, दिस इज अ ब्रेकआउट अबाउट 230। सो स्टॉप लॉस 230 के बिलो ही होना चाहिए आपका इंट्राडे पर्सपेक्टिव, मेरा ऐसा मानना है, एटलीस्ट फॉर एन अर्ली क्लोजिंग बेसिस, और आपके टारगेट 245 के बनेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है बंधन बैंक के लिए। नजर रखिए 245 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। आईडीएफसी लिमिटेड, सुमित जी एक बार इसका भी चार्ट देखें। हालांकि ऑफकोर्स ज्यादा खबर इंपैक्टफुल बंधन के लिए, बट आईडीएफसी लिमिटेड कल डेज लो पर बंद हुआ था। ये दीपांशु देखो, स्टॉक के अंदर ओवरऑल अगर पिछले कुछ हफ्तों और महीनों का व्यू देखेंगे तब तो वो बढ़िया तेजी के अंदर रहा है। कल स्टॉक ने ऊपरी लेवल से थोड़ा दबाव दिखाया, लेकिन इतना कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को अभी तक मिला नहीं है। स्टॉक का जो इमीडिएट नीचे में सपोर्ट बनेगा 78 रुपीज से लेके 80 रुपीज के पास बनेगा।
78-80 रुपए के आसपास का सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स नीचे में टूटते हैं तब स्टॉक के अंदर एक अच्छा करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, नहीं तो स्टॉक कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन के साथ कंसोलिडेट करेगा। ऊपर में तेजी जब बनेगी, जब स्टॉक एक बार ऊपर में 83 के लेवल तोड़ेगा, 83-83.50 के लेवल टूटने के बाद 88 से 90 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में आईडीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें और डिप में खरीदारी का व्यू लेना होगा इसके अंदर। तो ये है आपके लिए आईडीएफसी, जहां पर आपको करना है फोकस। आईडीएफसी बंधन दोनों रेडार पर रहेंगे। वागले साहब भी हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। दीपांशु गुड मॉर्निंग। नेहा गुड मॉर्निंग। दीपांशु मेरा बाय कॉल है बंधन बैंक में। कल जिस तरह का पैटर्न बना है मुझे लगता है अगले 1 से 2 दिनों में इसमें अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। 234 का बंद है, 231 का 231 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 3 रुपए की रिस्क होगी और मुझे लगता है ये 10 से 12 रुपए की अप मूव यहाँ से भी दे सकता है। 246 का मेरा टारगेट होगा जो 1 से 2 दिन में आ सकता है। ओके चलिए, बंधन बैंक पर फोकस है वागले साहब की तरफ से। आज पिक ऑफ द डे बंधन बैंक निकल कर आई है और 246 का टारगेट उन्हें बनता दिख रहा है, 231 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। फोकस में एयरलाइन स्टॉक्स भी रहने वाले हैं। बड़ी खबर यही कि टाटा सन्स अब एयर इंडिया और विस्तारा का विलय करेगा और ये जो पूरी डील है वो वित्त वर्ष 2024 मार्च 2024 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है और सिंगापुर एयरलाइंस इसमें निवेश करेगी 25% हिस्सेदारी के लिए। 2058 करोड़ के आसपास के निवेश की बात आ रही है। तो एविएशन स्पेस पर एक चेक लेंगे। कुणाल जी, पहले तो चार्ट चेक हम आप ही से लेना चाहेंगे। इंटरग्लोब एविएशन 1900 के आसपास ये स्टॉक कल एक छोटे दायरे का ट्रेड दिखा, क्लोजिंग है। अब यहां से क्या मूवमेंट आपको दिख रहा है चार्ट में? देखिए स्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है पहले की तुलना में। नेहा, मुझे लगता है कि एक बेस बन चुका है इंडिगो में और हमने 3 दिनों का कंसोलिडेशन भी होता हुआ देखा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से आपको 2100 रुपए के लेवल्स दिखाएगा, तो गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक 1950 के ऊपर निकलेगा सीधा आपको 2050-2100 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो इंडिगो का चार्ट अच्छा है, कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, केवल ब्रेकआउट आने की देर है। अमरीश सर, आपका भी एक व्यू जानना चाहूंगे एविएशन सेक्टर पर, इंटरग्लोब पर इस खबर के बाद। See, in fact, from a short-term perspective, मुझे लगता है कि aviation stock should do decently well. अच्छा बाउंस बैक भी आ सकता है यहाँ से, basically because crude prices have come down. और इससे इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे। हाई सीजन भी है, छुट्टी का सीजन है, तो आई डोंट थिंक द एयरफेयर्स विल कम डाउन, तो उस हिसाब से मार्जिन शुड इम्प्रूव। और कल या परसों और एक अनाउंसमेंट आया था, वेट लीज का पीरियड जो 6 महीने का था, दैट्स बीन इंक्रीज टू 12 मंथ्स, व्हिच इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर इंडिगो। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ठीक ठाक एक बाउंस बैक आ सकता है, बट एविएशन इज नेवर अ इन्वेस्टमेंट स्पेस, इट्स ओनली फॉर ट्रेडिंग। ओके, तो ये है आपके लिए इंटरग्लोब, इस पर आपको रखनी है नज़र। और कच्चे तेल के दाम भी कंट्रोल में ही हैं, तो वहाँ से भी उतनी बड़ी परेशानी नहीं आ रही इनके लिए। स्पाइसजेट थोड़ा भूला भटका शेयर ज़रूर हो गया। स्पाइसजेट पर काफ़ी टाइम से फोकस भी नहीं है। एक बार स्पाइसजेट का भी चार्ट देखें। हालांकि ऑफ कोर्स अब इनका मार्केट शेयर भी थोड़ा कम ही है और अगर कंबाइंड एंटिटी आती है तो स्पाइसजेट पर भी थोड़ा इसका इम्पैक्ट आ सकता है। सुमित जी, स्पाइसजेट 39 का लेवल। देखो स्टॉक के अंदर तो कुछ खास दम लग नहीं रहा। स्टॉक कंटिन्यूसली गिरावट ही दिखाया है, गिरावट दिखा के लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, बट चार्ट्स के ऊपर अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा जिसको देख के ऐसा लगे कि कोई बड़ा मूव यहाँ से ऊपर कितने को मिलेगा या कोई बड़ी तेजी आएगी। स्टॉक का ऊपर में 42-43 के आसपास का रेजिस्टेंस है, स्टॉक का नीचे में 36-35 के आसपास का सपोर्ट है। अगर लेवल्स नीचे के टूटते हैं तब तो गिरावट और आएगी और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तेजी बन सकती है जब ये 42-43 के लेवल ऊपर में ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है, तो जब तक ये लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं आता तब तक अवॉइड ही करें, बेटर रहेगा। तो जब तक ब्रेकआउट के लेवल्स नहीं आए तब तक अवॉइड ही करें। बट एक स्पेस है कल जहां पर ज़बरदस्त ब्रेकआउट आते दिखा और इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी यहां पर बात करेंगे। बट एक बार अमरीश सर से जानना चाहूँगा, एफएमसीजी में सर कल आई थिंक एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ से कुछ मैनेजमेंट्स के कॉमेंट्री भी आए, बट सारे एफएमसीजी कल एक साथ दौड़े। एचयूएल 4.5%, ब्रिटानिया 2%, डाबर 6%, मैरिको, इमामी, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, सभी में कल हमने एक्शन देखा। सडनली बाजार को क्या पसंद आ गया एफएमसीजी में सर? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनपुट कॉस्ट कम हो रहे हैं, आई थिंक बिकॉज ऑफ विच ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स हम लोग मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी देखेंगे एफएमसीजी स्पेस में। और यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है, अदर देन एचयूएल एंड आईटीसी, आई थिंक वन शुड स्टार्ट लुकिंग एट डाबर, जो ऑलरेडी कल बढ़ चुका है, पर यहाँ से भी अपसाइड है।
अपसाइड यहाँ पर और भी दिख रही है और कल का सबसे ज़्यादा बजिंग काउंटर था डाबर। वाकले साहब एक बार चार्ट देखें, डाबर के 593 के लेवल्स पर कल क्लोजिंग हुई है, 6% की मूव आई थी सर। फॉलो ऑन बाइंग दिख सकती है डाबर में? दीपांशु, कल एक क्लियर प्राइस और वॉल्यूम्स ब्रेकआउट आया है। मैं तो ये लेवल पे भी या हल्के से करेक्टिव मूव आने पे लेने को तैयार हूँ। 593 का बंद है, मुझे लगता है होगा करेक्टिव मूव तो भी 5-6 रुपए के ऊपर नहीं होगा। 587, 585 ये सही लेवल होगा। आपको 575 का स्टॉप लॉस लेना होगा। मुझे लगता है ये 620, 625 तक के ये मूव में जा सकता है अगले 1 से 2 दिनों में। और थोड़ा सा पोजिशनली बात करेंगे कपल ऑफ वीक्स की, तो मुझे लगता है ये 640 टेस्ट करना चाहिए। ओके, तो 640 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है, यानी कि यहाँ से भी सिग्निफिकेंट अपसाइड वागले साहब को इस काउंटर के लिए दिख रहा है। एक व्यू एचयूएल पर तो बनता है जय, कल का टॉप गेनर था और 4-4.5% की मूव के साथ बंद हुआ है एचयूएल। स्ट्रेंथ कल इसने दिखाई है बाजार को। अब क्या रहा है यहाँ से एचयूएल के लिए अगले लेवल्स क्या रहेंगे? हाँ बिल्कुल दीप, ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में रहा। जबरदस्त इसमें एक मूव देखने मिला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं कहूंगा, बिकॉज ये स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंड देखने मिला था दीप। बट देन एक साइडवेज कंसोलिडेटिंग करेक्टिव फेज में गया था एंड वो मुझे ऐसा लग रहा है वो फेज खत्म हो चुका है विद यस्टरडेज मूव क्लियरली ब्रेकआउट है। एंड इंटरेस्टिंगली जो हिसाब से इसने 2600 के लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, आई मीन लुकिंग एट द डेरिवेटिव्स डेटा एज वेल, दी नेक्स्ट जो लेवल यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो 2800 का है। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू डेरिवेटिव्स हमें लगता है कि 2700 के लेवल्स तो इमीडिएटली दिखने मिलने चाहिए, बट टेक्निकली आई थिंक दैट इट विल एक्सटेंड टिल द लेवल्स ऑफ 2850 रैदर। 2600 ही एक इमीडिएट सपोर्ट है। सो आप देखिए, आई मीन 35 पॉइंट नीचे इज अराउंड 1.5%, बट अपसाइड पोटेंशियल आपको लगभग शॉर्ट टर्म में 3% एंड पोजिशनली लगभग आपको 7%, इतना अपसाइड पोटेंशियल है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया निकल कर आ रहा है, एचयूएल को डेफिनेटली खरीद कर चले। तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया निकल कर आ रहा है। एचयूएल पर रखनी है नज़र और नज़र रखनी है आपको डाबर पर भी। ये दोनों काउंटर्स आपको अच्छे दिख रहे हैं, फंडामेंटली टेक्निकली दोनों के दोनों अच्छे मूड में है। और भी ऐसे कई सेक्टर्स हैं फोकस में। आज कहाँ पर आ सकता है रोटेशन बाजार का, इस पर भी रखनी है नज़र।